प्रकृति को सिर्फ 1 इंच टॉप सॉइल यानी जो ऊपरी मिट्टी होती है ना, उसे बनाने में 1000 साल से भी ज्यादा का समय लग जाता है। सोचिए 1000 साल। लेकिन जब हम जमीन पर चलते हैं तो इसे बस एक निर्जीव धूल या गंदगी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज के इस डीप डाइव सेशन में हम इसी साधारण सी दिखने वाली धूल के असाधारण विज्ञान को यानी सॉइल साइंस को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल, और जो भी एस्पिरेंट्स एएफओ या राज्य स्तर के कृषि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन एक तरह से प्रीमियम क्लासरूम की तरह होने वाला है, जहां हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटेंगे बल्कि उनके पीछे का लॉजिक समझेंगे। हाँ, क्योंकि कृषि एग्जाम्स में सॉइल साइंस का वेटेज बहुत भारी होता है, बहुत ज्यादा। और इससे पहले कि हम इन कॉन्सेप्ट्स की गहराई में उतरें, मैं सभी एस्पिरेंट्स को एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहूंगा। एग्जाम सिर्फ थ्योरी सुनने से क्लियर नहीं होते। अगर आपने पिछले विषय की प्रैक्टिस नहीं की है तो agriprep.in पर जाकर MCQs अटेम्प्ट करें ताकि आपके बेसिक्स पूरी तरह से लॉक हो जाएं। राइट, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए इस 1000 साल के सफर की शुरुआत एकदम जीरो से करते हैं। अगर हम किताबों की वो जो भारी भरकम तकनीकी परिभाषाएं होती हैं उन्हें किनारे रख दें तो वैज्ञानिक नजरिए से सॉइल या मिट्टी आखिर है क्या? अगर हम इसके मूल में जाएं तो सॉइल शब्द लैटिन भाषा के शब्द सोलम से निकला है। अच्छा। जिसका सीधा सा अर्थ होता है फ्लोर यानी फर्श। अच्छा, फर्श। हाँ, लेकिन अगर हम विज्ञान की बात करें तो मिट्टी महज एक सतह नहीं है, ये एक 3 डायमेंशनल डायनामिक नेचुरल बॉडी है। 3 डायमेंशनल डायनामिक नेचुरल बॉडी। हाँ, सुनने में थोड़ा भारी लगता है। बिल्कुल, ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का कॉन्सेप्ट लग रहा है। इसका असल मतलब क्या है? देखिए, इसे ऐसे समझिए, 3 डायमेंशनल इसलिए क्योंकि आप मिट्टी को सिर्फ लंबाई और चौड़ाई में नहीं नाप सकते। इसकी गहराई भी होती है जो जमीन के नीचे मीलों तक जाती है। राइट। और डायनेमिक यानी परिवर्तनशील। मिट्टी कभी एक जैसी नहीं रहती। इसमें लगातार हवा, पानी, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर और सूक्ष्म जीवों का एक ऐसा मिश्रण उबलता रहता है जो पौधों को जीवन देता है। मतलब ये एक जीता जागता इकोसिस्टम है। समझ गई। लेकिन जब हम एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते हैं तो मिट्टी के अध्ययन को लेकर 2 शब्दों में बड़ा टकराव दिखता है। एक है एडाफोलॉजी और दूसरा पेडोलॉजी। बहुत कॉमन कंफ्यूजन है ये। ऐसा लगता है जैसे दोनों एक ही बात कह रहे हैं। और यहीं पर सबसे ज्यादा एस्पिरेंट्स गलती कर बैठते हैं। दोनों शब्द ग्रीक भाषा से आए हैं, लेकिन इनका जो नजरिया है वो बिल्कुल अलग है। एडाफोलॉजी ग्रीक शब्द एडाफोस यानी सॉइल और लोगोस यानी अध्ययन से बना है। ओके। तो जब आप मिट्टी को एक किसान या पौधे के नजरिए से देखते हैं कि मिट्टी पौधों की ग्रोथ, उनके न्यूट्रिशन और यील्ड के लिए कैसी है, तो उसे एडाफोलॉजी कहते हैं। यानी यहाँ मिट्टी पौधों के लिए एक नेचुरल हैबिटेट या प्राकृतिक आवास है। अच्छा, तो एडाफोलॉजी का पूरा फोकस इस बात पर है कि मिट्टी पौधे को क्या दे रही है। बिल्कुल। फिर पेडोलॉजी क्या है? पेडोलॉजी जो पेडो और लोगोस से बना है, उसमें पौधे केंद्र में नहीं होते। इसमें मिट्टी खुद केंद्र में होती है। हम ये अध्ययन करते हैं कि इस मिट्टी का जन्म कैसे हुआ, मतलब इसका ओरिजिन क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है और डिस्क्रिप्शन क्या है। इसमें मिट्टी को किसी का आवास नहीं बल्कि अपने आप में एक स्वतंत्र नेचुरल बॉडी माना जाता है। और हाँ, एक नाम जो एस्पिरेंट्स को हमेशा याद रखना है वो है वीवी डॉकुचेव, जिन्हें फादर ऑफ सॉइल साइंस और पेडोलॉजी कहा जाता है। राइट। एग्जाम हॉल के प्रेशर में ना ये नेचुरल हैबिटेट और नेचुरल बॉडी में अक्सर दिमाग उलझ जाता है, लेकिन मैं इसे एक लॉजिक से याद रखने की कोशिश करती हूँ। बताइए। पेडोलॉजी शुरू होता है पी से और पी से होता है पैदा होना यानी जन्म या ओरिजिन। तो जब भी मिट्टी के पैदा होने या उसके खुद के अस्तित्व की बात होगी तो वो पेडोलॉजी होगा। और एडाफोलॉजी पौधों के विकास से जुड़ा है। अरे वाह, ये तो एकदम सटीक और लॉजिकल तरीका है। अगर एस्पिरेंट्स इस पी वाले लॉजिक को याद रखें तो एग्जाम में MCQ कभी गलत नहीं होगा। बिल्कुल। और वैसे अगर मैं चट्टानों की बात करूं, क्योंकि अगर मिट्टी बनने में 1000 साल लगते हैं तो इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती होगी, जाहिर है चट्टानों से। हाँ, बेस वही है। तो ये चट्टानें मिट्टी का कच्चा माल कैसे बनती हैं? चट्टानें या रॉक्सी वो नींव हैं जिन पर मिट्टी का पूरा वजूद टिका है। दुनिया की सारी मिट्टी मुख्य रूप से 3 तरह की चट्टानों से बनती है। पहली है इग्नियस रॉक्स या आग्नेय चट्टानें। जब ज्वालामुखी से धधकता हुआ मैग्मा बाहर आकर ठंडा होता है तो ये चट्टानें बनती हैं। ग्रेनाइट और बेसॉल्ट इसके सबसे क्लासिक उदाहरण हैं। ओके।
दूसरी है सेडिमेंट्री रॉक्स, जो नदियों और हवा द्वारा लाए गए तलछट या टुकड़ों के लाखों साल तक जमा होने से बनती हैं, जैसे लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और डोलोमाइट। और तीसरी है मेटामॉर्फिक रॉक्स। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं तो क्या ये एक तरह से प्रेशर कुकर में पकी हुई चट्टानें हैं? प्रेशर कुकर। मेरा मतलब है, जब पहली दोनों चट्टानें जमीन के अंदर अत्यधिक ताप और दबाव में अपना रूप पूरी तरह बदल लेती हैं, जैसे बेकिंग में कच्चे माल से केक बन जाता है। ये बहुत ही शानदार उदाहरण है। वो अपने मूल गुणों को खोकर बिल्कुल नई चीज बन जाती हैं। एग्जाम्स में अक्सर इसी बेकिंग प्रोसेस, या जिसे हम पेरेंट मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, उस पर सीधे सवाल आते हैं कि कौन सी चट्टान दबाव में क्या बन जाती है। तो चलिए इस लॉजिक को टेस्ट करते हैं। अगर ग्रेनाइट एक इग्नियस चट्टान है और वो इस जमीन के प्रेशर कुकर में जाती है तो वो नीस में बदल जाती है। बिल्कुल। अगर हम लाइमस्टोन को डालें तो वो संगमरमर यानी मार्बल बन जाता है। सैंडस्टोन अपना रूप बदलकर क्वार्ट्ज बन जाता है और शेल नाम की चट्टान दबाव में आकर स्लेट में बदल जाती है। एकदम सही। एस्पिरेंट्स को ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली टेबल ना इंगलियों पर याद होनी चाहिए। सीधे सवाल बनते हैं यहाँ से। तो अगर चट्टाने मिट्टी का कच्चा माल है तो इस मिट्टी का असली स्वाद या उसकी क्वालिटी कौन तय करता है? मेरा मतलब है, ग्रेनाइट से बनी मिट्टी और बेसाल्ट से बनी मिट्टी अलग क्यों होती हैं? इसका सीधा जवाब उन चट्टानों के अंदर छिपे माइक्रोस्कोपिक खनिजों में है, जिन्हें हम अर्थ मिनरल्स कहते हैं। अच्छा। चट्टाने मिनरल्स का ही तो घर है। इसमें सबसे पहला और अहम नाम है क्वार्ट्ज यानी सिलिका। ये पृथ्वी के क्रस्ट का 36% हिस्सा है और रेतीले यानी सैंडी हिस्से का मुख्य तत्व है। सिलिका। यहाँ एक बहुत दिलचस्प साइंटिफिक फैक्ट है। जिन चट्टानों में ये फ्री सिलिका प्रचुर मात्रा में होता है उन्हें एसिड रॉक्स कहते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट। लेकिन बेसिक रॉक्स जैसे कि बेसॉल्ट्स में फ्री सिलिका या तो होता ही नहीं है या बिल्कुल नाम मात्र का होता है। एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। क्या? अगर क्वार्ट्ज बालू या सैंड का सबसे मुख्य हिस्सा है तो क्या पृथ्वी के क्रस्ट में भी सबसे ज्यादा क्वार्ट्ज ही पाया जाता है? लॉजिक तो यही कहता है। लॉजिक यही कहता है, लेकिन विज्ञान यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप बिछाता है और एग्जामिनर्स इसी ट्रैप का फायदा उठाते हैं। ओह। सैंड में भले ही क्वार्ट्ज ज्यादा हो, लेकिन अगर हम पूरे अर्थ क्रस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा मात्रा फेल्ड्स्पार की होती है, जो कि लगभग 48% है। क्वार्ट्ज 36% के साथ दूसरे नंबर पर है। ये तो सच में चौंकाने वाला है। तो फेल्ड्स्पार का रोल क्या है? मैंने इसके फॉर्मूले के बारे में पढ़ा है, उन K2O.Al2O3.6SiO2। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि मिट्टी का सबसे जरूरी हिस्सा क्ले इसी से बनता है। अच्छा। जब बारिश का पानी फेल्ड्स्पार पे लगातार गिरता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं। पानी इस कठोर मिनरल को तोड़कर बिल्कुल मुलायम क्ले में बदल देता है। क्या बात है, पानी सचमुच पत्थर को पिघला देता है। और माइका का क्या काम है इसमें? माइका अर्थ क्रस्ट का 10% हिस्सा है। इसकी खासियत यह है कि ये फेल्ड्स्पार और दूसरे सिलिकेट्स की तुलना में वेदरिंग यानी टूटने के प्रति ज्यादा रेजिस्टेंट होता है। मतलब ये आसानी से नहीं टूटता। इसके दो मुख्य प्रकार हैं, व्हाइट माइका जिसे पोटाश माइका या मस्कोवाइट कहते हैं, और ब्लैक माइका जिसे मैग्नीशियम माइका या बायोटिक कहते हैं। और अगर मुझे सही याद है तो व्हाइट माइका ब्लैक माइका की तुलना में वेदरिंग के खिलाफ कहीं ज्यादा मजबूती से खड़ा रहता है। राइट, एकदम सही। अब आप देखिए, हमारे पास चट्टानें आ गई, उनके अंदर के मिनरल्स आ गए और पानी उन्हें हाइड्रोलिसिस से तोड़ भी रहा है। हाँ। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में 1000 साल क्यों लग जाते हैं? वही तो, 1000 साल एक बहुत लंबा समय है। मैंने जॉफ का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। वो मिट्टी बनाने वाले कारकों को 2 हिस्सों में बांटते हैं, पैसिव और एक्टिव। हाँ, जॉफ ने इसे एक नाटक की तरह समझाया है। पैसिव फैक्टर्स यानी निष्क्रिय कारक वो हैं जो खुद कुछ नहीं करते, वो बस एक स्टेज या मंच की तरह मौजूद रहते हैं। इनमें पहला है पेरेंट मटेरियल जिससे मिट्टी बन रही है, दूसरा है रिलीफ या टोपोग्राफी यानी जमीन का आकार। मैं इसे थोड़ा और समझना चाहती हूँ। रिलीफ मिट्टी बनने को कैसे प्रभावित करता है? बहुत गहरा असर डालता है। सोचिए, एक पहाड़ की खड़ी ढलान है और एक समतल घाटी है। ओके। खड़ी ढलान पर जैसे ही पानी गिरेगा वो मिट्टी को तेजी से बहा ले जाएगा, तो वहां मिट्टी की परत हमेशा पतली रहेगी। जबकि घाटी में वो मिट्टी आकर जमा होगी तो वहां परत गहरी होगी। ढलान खुद कुछ नहीं कर रही, लेकिन वो मिट्टी की किस्मत तय कर रही है। समझ गई। और तीसरा पैसिव फैक्टर है टाइम। वहीं दूसरी तरफ हैं एक्टिव फैक्टर्स, जो उस स्टेज पर काम करने वाले एक्टर्स हैं। ये फोर्स लगाते हैं। इनमें आते हैं क्लाइमेट और ऑर्गेनिजम्स। क्लाइमेट यानी तापमान और बारिश।
जो चट्टानों को सिकोड़ते और फैलाते हैं, और ऑर्गेनिजम्स यानी वो सूक्ष्म जीव जो पत्तों को सड़ाकर ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। इसी बात को एच. जेनी ने 1941 में एक गणितीय फॉर्मूले में पिरो दिया था। S = F ब्रैकेट में Cl, O, R, P, T। बिल्कुल, यहाँ S है सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स और ये फंक्शन है बाकी 5 चीजों का। Cl से क्लाइमेट, O से ऑर्गेनिजम्स, R से रिलीफ, P से पेरेंट मटेरियल और T से टाइम। एग्जाम में ना ये सारे वेरिएबल्स बहुत कंफ्यूज करते हैं। इसकी एक बहुत आसान सी ट्रिक है, क्लोरिप्ट। बस ये एक शब्द याद रखिए। हाँ, क्लोरिप्ट बहुत सही ट्रिक है। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो एग्जाम में ये क्लोराप्ट वाले ऑप्शंस बहुत ट्रिकी हो जाते हैं। मुझे तो पक्का agriprep.in पर जाकर इसके AI इवैल्यूएशन वाले क्वेश्चंस लगाने ही पड़ेंगे, वरना मैं पक्का भूल जाऊंगी कि कौन सा एक्टिव था और कौन सा पैसिव। ये एक स्मार्ट अप्रोच है। सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है। ये टॉपिक एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। मेक श्योर कि स्टूडेंट्स इसके MCQ प्रैक्टिस करें। बिल्कुल। अब चलिए, मिट्टी बन गई। अब हम एक काम करते हैं। मान लीजिए हम एक शीशे की लिफ्ट में बैठे हैं जो सीधे जमीन के अंदर जा रही है। हमें क्या दिखेगा? उसे हम विज्ञान की भाषा में सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। जब हम जमीन में एक गहरा वर्टिकल गड्ढा खोदते हैं तो हमें मिट्टी अलग अलग परतों में बटी हुई दिखती है। राइट। इन परतों को होराइजन्स कहते हैं, मुख्य रूप से O, A, B और C होराइजन। लिफ्ट में सबसे ऊपर हमें O होराइजन मिलता है। यानी ऑर्गेनिक होराइजन। ये मिनरल सॉइल के ठीक ऊपर पत्तों और सड़े गले पदार्थों की एक परत होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है जो हर बार पूछा जाता है। वो क्या? ये O होराइजन सिर्फ जंगलों में या वर्जिन सॉइल में पाया जाता है। अगर जमीन पर खेती हो रही है यानी वो एरेबल सॉइल है तो वहाँ O होराइजन बिल्कुल एब्सेंट होता है। इसके पीछे का लॉजिक तो बहुत सीधा है। किसान जब खेत में हल चलाता है तो वो ऊपरी ऑर्गेनिक परत पूरी तरह से नीचे की मिट्टी के साथ मिक्स हो जाती है। इसलिए खेती वाली जमीन में अलग से O परत नहीं बचती। एकदम सही। इसके ठीक नीचे आता है A होराइजन, जिसे एल्यूवियल होराइजन कहते हैं। ये टॉप मोस्ट मिनरल होराइजन है। हाँ, और चूंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर घुल मिल गया है इसलिए इसका रंग काफी गहरा होता है। इसे जोन ऑफ वॉशिंग आउट या मैक्सिमम लीचिंग भी कहते हैं। वॉशिंग आउट का मतलब है कि जब बारिश होती है तो पानी इस A परत से न्यूट्रिएंट्स, आयरन और क्ले को अपने साथ घोलकर नीचे की तरफ ले जाता है। राइट, बिल्कुल। इस परत को भी हम गहराई से देखें तो इसमें 3 सब होराइजन्स होते हैं। A1 जिसमें ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज्यादा होता है, फिर E या A2 होराइजन जहां से क्ले, आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड सबसे ज्यादा बहकर नीचे जाते हैं, यानी मैक्सिमम एलुविएशन होता है। और फिर AB या EB होराइजन जो A और B के बीच का ट्रांजिशन है। और जो चीज A से बहकर नीचे जाती है वो जाहिर है B होराइजन में आके रुकेगी। B को इल्यूवियल होराइजन कहते हैं। अब यहाँ स्टूडेंट्स हमेशा एलुविएशन और इल्यूविएशन में अटक जाते हैं। हाँ, स्पेलिंग बहुत सिमिलर है। मैं इसे बहुत सिंपल तरीके से याद रखती हूँ। E से शुरू होने वाले एलुविएशन का मतलब है एग्जिट यानी बाहर जाना या वॉशिंग आउट, और I से शुरू होने वाले इल्यूविएशन का मतलब है इन यानी अंदर आना या वॉशिंग इन। ये एनालॉजी कभी फेल नहीं होगी। B होराइजन वॉशिंग इन का जोन है। A से जो भी आयरन, एल्यूमिनियम या क्ले बहकर बाहर निकला वो B में आकर जमा हो जाता है। इसे इमोबिलाइजेशन या मैक्सिमम एक्यूमुलेशन कहते हैं। अच्छा। जो शुष्क क्षेत्र या एरिड जोन्स होते हैं वहां इस B होराइजन में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट आकर जम जाता है। इसे सब सॉइल भी कहा जाता है और यहाँ हल नहीं चलाया जा सकता क्योंकि ये बहुत सघन होती है। और हमारी लिफ्ट जब सबसे नीचे पहुंचती है तो आता है C होराइजन। हाँ, C होराइजन को अनकंसोलिडेटेड मटेरियल कहते हैं। अनकंसोलिडेटेड मतलब एकदम मलबा या बड़े बड़े पत्थर जो अभी टूटना शुरू ही हुए हैं लेकिन पूरी तरह मिट्टी नहीं बने हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सबसे कम वेदरिंग का जोन है। यहाँ कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स का जमाव और सीमेंटेशन होता है। और एक बहुत जरूरी बात, A और B होराइजन को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो उस पूरे हिस्से को सोलम कहा जाता है। ये पूरा सिस्टम कितना व्यवस्थित है। अगर हम इस मिट्टी को एक पाई चार्ट में देखें तो एक आदर्श मिट्टी में 45% मिनरल्स, 5% ऑर्गेनिक मैटर, 25% खाली जगह जिसमें हवा होती है और 25% पानी होता है। बिल्कुल सही। चलिए
लिफ्ट से बाहर आते हैं और इस मिट्टी को अपने हाथ में लेकर महसूस करते हैं। कुछ मिट्टी खुरदुरी लगती है, कुछ एकदम रेशम जैसी चिकनी। इस फील को विज्ञान क्या कहता है? इसे सॉइल टेक्सचर कहते हैं। ये मिट्टी की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है। टेक्सचर का मतलब है मिट्टी में विभिन्न आकार के कणों का रिलेटिव प्रोपोर्शन, यानी अपेक्षिक अनुपात। ओके। और यहाँ एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा सवाल आता है कि क्या हम खेत की जुताई करके या उसमें खाद डालकर सॉइल टेक्सचर बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम मिट्टी का स्ट्रक्चर बदल सकते हैं, लेकिन उसका टेक्सचर कभी नहीं बदला जा सकता। ये उसकी जन्मजात फितरत है। खेत में किसान इसे हाथों से महसूस करके फील मेथड से पहचानते हैं, लेकिन लैब में इसके लिए मैकेनिकल एनालिसिस किया जाता है। सही कहा। लैब में 2 मिलीमीटर से छोटे कणों को मापा जाता है। इसके लिए इंटरनेशनल पिपेट मेथड, जो प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन पे काम करता है, और बोइक्योस हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल होता है। फिर एक ट्रायंगुलर डायग्राम की मदद से टेक्सचरल क्लास तय की जाती है। मैंने पढ़ा है कि कुल 12 टेक्सचरल क्लासेस होती हैं, जिनमें 3 सबसे मुख्य हैं। सैंडी, जिसमें 85% से ज्यादा बालू हो, सिल्ट जिसमें 80% से ज्यादा सिल्ट हो, और क्ले जिसमें 40% से ज्यादा क्ले हो। अब उस टेबल की बात करते हैं जो हर एस्पिरेंट का सिरदर्द है, ISSS क्लासिफिकेशन। लोग इसके डेसिमल वैल्यूज रट रट कर परेशान हो जाते हैं। क्या इसे विजुअलाइज करने का कोई तरीका है? बिल्कुल है। अगर हम सिर्फ आंकड़े रटने के बजाय उनके आकार की कल्पना करें तो ये बहुत आसान हो जाता है। कैसे? सबसे पहले आता है ग्रेवल, जो 2.0 मिलीमीटर से बड़ा होता है। इसे आप छोटे छोटे कंकड़ समझ लें। इसके बाद है कोर्स सैंड, जो 0.2 से 2.0 मिलीमीटर के बीच है। कल्पना कीजिए कि यह एक बास्केटबॉल जितना बड़ा है। अच्छा, कोर्स सैंड एक बास्केटबॉल है। हाँ। फिर फाइन सैंड आता है, जो 0.02 से 0.2 मिलीमीटर के बीच है। ये बास्केटबॉल के सामने एक टेनिस बॉल जैसा है। ओके। इसके बाद है सिल्ट, जो 0.02 से 0.002 मिलीमीटर के बीच है। इसे आप एक गोल्फ बॉल मान लीजिए। और सबसे आखिर में है क्ले, जो 0.002 मिलीमीटर से भी छोटा होता है। बास्केटबॉल के सामने ये क्ले का कण एक सुई की नोक जितना छोटा है। ये एनालॉजी कमाल की है, और मुझे लगता है कि क्ले के कण इतने छोटे होते हैं, इसीलिए जब ये लाखों की तादाद में एक साथ मिलते हैं तो इनके बीच की खाली जगह यानी पोर स्पेस सबसे ज्यादा होती है। बिल्कुल सही। लेकिन कृषि के नजरिए से सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? कृषि के लिए लोमी सॉइल, विशेष रूप से सैंडी लोम, सबसे बेहतरीन मानी जाती है, क्योंकि इसमें सैंड और क्ले दोनों का परफेक्ट बैलेंस होता है। ये क्ले से बेहतर ड्रेनेज और एरेशन देती है, और सैंड से बेहतर पानी और न्यूट्रिएंट्स को थामे रखने की क्षमता रखती है। अब यहाँ एक आखिरी कॉन्सेप्ट है जो मुझे बहुत परेशान करता है, हैवी सॉइल और लाइट सॉइल। अगर क्ले में पोर स्पेस ज्यादा है, यानी उसमें हवा ज्यादा है, तो वो हैवी क्यों कहलाती है? क्या क्ले का वजन सैंड से ज्यादा होता है? यही पर सारा कंफ्यूजन पैदा होता है। ये मिट्टी के वजन की बात बिल्कुल नहीं है, ये रेजिस्टेंस की बात है। रेजिस्टेंस? हाँ, हैवी सॉइल मुख्य रूप से क्ले सॉइल होती है। इसमें बहुत ज्यादा चिपचिपापन यानी स्टिकीनेस होता है। जब किसान इसमें ट्रैक्टर या हल चलाता है तो ये मिट्टी उपकरणों को बहुत ज्यादा प्रतिरोध देती है, यानी हल खींचने में बहुत ताकत लगती है। इसलिए इसे हैवी कहते हैं। ये कपास, चावल और ज्वार के लिए बहुत अच्छी है। ओहो, मतलब हल चलाने में कितनी मशक्कत लग रही है उससे तय होता है कि मिट्टी हैवी है या लाइट। बिल्कुल। तो फिर लाइट सॉइल का मतलब है रेतीली या सैंडी मिट्टी, जिसमें हल आसानी से फिसल जाता है क्योंकि वो कम प्रतिरोध देती है। एकदम सही। लाइट सॉइल मूंगफली, आलू, तंबाकू और दलहनी फसलों के लिए बहुत उपयुक्त होती हैं, क्योंकि इनमें जड़ों या कंदों को फैलने के लिए ढीली मिट्टी चाहिए होती है। ये मेरे लिए आज का सबसे बड़ा आहा मोमेंट था। चलिए समय को देखते हुए एक तेज रैपिड रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारा ज्ञान पक्का हो जाए। बिल्कुल। एस्पिरेंट्स इन बुलेट पॉइंट्स को ध्यान से सुने। पहला, सोलम का मतलब है फ्लोर, और पेडोलॉजी में मिट्टी को नेचुरल बॉडी माना जाता है। दूसरा, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा 48% फेल्सपार पाया जाता है, जो हाइड्रोलिसिस से क्ले बनाता है। तीसरा, जेनी के मिट्टी बनने के फॉर्मूले को याद रखने की ट्रिक है क्लोरेप्ट। चौथा, खेती वाली जमीन में ओ होराइजन नहीं होता। पांचवा, सॉइल टेक्सचर एक बेसिक प्रॉपर्टी है जिसे बदला नहीं जा सकता। और छठा, हेवी और लाइट सॉइल का संबंध हल चलाने के प्रतिरोध से है, मिट्टी के वजन से नहीं। बेहतरीन। और अब वक्त है MCQ सेशन का। देखते हैं हमारे एस्पिरेंट्स को कितना याद है। सवाल नंबर 1,
फादर ऑफ पेडोलॉजी किसे कहा जाता है? इसका जवाब है वीवी डोकुचेव। राइट। सवाल नंबर 2, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मिनरल कौन सा है? जवाब है फेल्डस्पार्स, जो 48% है। सवाल नंबर 3, जोन ऑफ वॉशिंग इन या इल्यूविएशन कौन सा होराइजन कहलाता है? लॉजिक याद कीजिए, इन। जवाब है बी होराइजन। और आखिरी सवाल, आईएसएस के अनुसार क्ले पार्टिकल्स का साइज क्या है? हमारी एनालॉजी वाली सुई की नोक। जवाब है 0.002 मिलीमीटर से कम। बहुत शानदार। अगर एस्पिरेंट्स ने इन सवालों के जवाब मन में सही सही दे दिए हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने आज का कॉन्सेप्ट बारीकी से समझा है। और अगर आप कहीं अटके हैं तो कोई बात नहीं, अब आपका अगला कदम बहुत सिंपल है। agriprep.in पर जाएं, इस टॉपिक के MCQs अटेम्प्ट करें, AI इवैल्यूएशन से अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करें और अपने वीक एरियाज को पहचानकर उन्हें सॉलिड करें। बिल्कुल। अगले डीप डाइव सेशन में हम सॉइल स्ट्रक्चर और इसके केमिकल गुणों पर चर्चा करेंगे, जहां हम जानेंगे कि पीएच लेवल मिट्टी की पूरी केमिस्ट्री कैसे बदल देता है। मैं भी उसका बेसब्री से इंतजार करूंगा। लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सब एक बात पर विचार करें। हमने शुरुआत में कहा था कि 1 इंच टॉप सॉइल बनने में 1000 साल तक लग जाते हैं। हाँ। सोचिए, जिस मिट्टी को प्रकृति 1000 साल के जटिल केमिकल और फिजिकल प्रोसेस से बनाती है, बारिश और हवा के कटाव से उसे बहने में चंद सेकंड्स लगते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगली बार जब तेज बारिश में आप खेत की मिट्टी को नाले में बहते देखें तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ धूल बह रही है। ये सोचिएगा कि प्रकृति की 1000 साल की मेहनत और हमारे भविष्य का खाना बह रहा है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और एग्री प्रेप पर प्रैक्टिस करते रहिए।